बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम की कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसमें हमारे पास एक फर्म सपोर्ट होती है। फर्म सपोर्ट के साथ हमने एक इनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग लगाई होती है और उस इनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग के साथ एक मैस अटैच हुआ होता है जिसे हम बॉब का नाम देते हैं। ठीक है। सिंपल पेंडुलम को हम एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं तो सिंपल पेंडुलम यहां से सेकंड एक्सट्रीम और मीन के बीच में वाइब्रेट करने लग जाता है और इसका मोशन जो होता है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसकी कोई ना कोई जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी, क्योंकि हमने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्क करता है अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है। देखिए, मैं कहता हूं कि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और मैं इसे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो अब इसने यहां से फॉल करना है इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि वेट, तो वेट इसका जो है वो नीचे की तरफ है और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसकी डाउनवर्ड है, यानी कि इस तरफ है। अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, तो रिजॉल्व करने के लिए मैं इसको इस तरह ले लूंगा और फिर फाइनली जो है वो मैं इसे इस डायरेक्शन में कर दूंगा। तो ये कंपोनेंट जो है ये अगर थीटा हुआ तो ये हमारा y कंपोनेंट हुआ और ये जो है ये हमारा x कंपोनेंट हुआ। ठीक है। तो सॉरी, ये नहीं, ये हमारा x कंपोनेंट हुआ और ये हमारा वेट हुआ। तो x कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूं वेट cos थीटा और y कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूं वेट sin थीटा। तो अब ये देखें आप स्टूडेंट्स के ये कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स का और वेट का जो साइन कंपोनेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपके पास वो इक्वल होती है माइनस वेट साइन थीटा की। ये माइनस ये शो करता है कि ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है। तो ये पहली चीज हमने प्रूव कर दी कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। अब अगली जो चीज है वो हम देख लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन, के एक्सेलरेशन कितनी होती है। तो फॉर एक्सेलरेशन हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होती है वो इक्वल होती है माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स के। तो अप्लाइड फोर्स हमारे पास एम ए है जबकि रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास एम जी साइन थीटा है। ये ए कैंसल हो जाएगा तो ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस जी साइन ऑफ थीटा। तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहां पे। ठीक है। अच्छा जी, अगली जो चीज़ है स्टूडेंट्स वो मैं आप लोगों को ये समझाता हूं कि आप लोगों ने कोई भी सिंपल हार्मोनिक की अगर इक्वेशन निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। हमने अभी तक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस पढ़ी हैं वो हमने कुछ इस तरह से पढ़ी हैं कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कभी भी हमारे पास इक्वल होता है, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई बाई टी के। तो टी हमारे पास इक्वल हो जाता है 2 पाई बाय ओमेगा के। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा बाय 2 पाई के। वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। और एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा एक्स स्क्वायर के।
ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो कि कोई भी हो, चाहे पेंडुलम हो, चाहे आपके पास प्रोजेक्शन हो, या आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, ये सारी इक्वेशंस कांस्टेंट रहती हैं। अब इसमें आप देखिए तो यहां पर आपको ओमेगा नजर आएगा, इसमें भी आपको ओमेगा नजर आएगा, इसमें भी आपको ओमेगा नजर आएगा, और फाइनल इसमें भी आपको ओमेगा नजर आएगा। तो अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा की वैल्यू पता हो एक चीज के लिए, तो आप उसकी सारी इक्वेशंस खुद डिराइव कर सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंपल पेंडुलम क्या है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंपल पेंडुलम है आपके पास अंडर रूट जी बाय एल। ठीक है, तो अब जब मैं ये g बाय एल इन इक्वेशंस में डालूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी चेंज होके हो जाएगी अंडर रूट 2 पाई एल ओवर जी। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास चेंज हो जाएगी 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल। थर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी होल अंडर द रूट जी बाय एल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन मेरी चेंज हो जाएगी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है जी स्टूडेंट्स मेरे पास कि किस तरह से मैंने सारी इक्वेशंस को चेंज कर दिया। अब हम जाते हैं बारी बारी एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो आती है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेंडुलम में, क्योंकि पेंडुलम और मैस स्प्रिंग सिस्टम से आपके पास सबसे ज्यादा सवाल आते हैं टाइम पीरियड से। तो अगेन मैस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। यानी कि अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो पेंडुलम को जब मैं यहां से ड्रॉप करूं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उसका एक्सट्रीम से मीन पे आना, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम पे जाके सेम एक्सट्रीम पे वापस आना वन वाइब्रेशन कहलाता है। और इसमें जो उसको टाइम लगता है वो क्या लगता है इसको? वन टाइम पीरियड। इसके ऊपर वो टाइम पीरियड की सारी बातें अप्लाई होती हैं जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बनाई थी कि फॉर वन वाइब्रेशन टाइम इज वन, फॉर हाफ वाइब्रेशन टाइम इज टी बाई टू, इसी तरह फॉर क्वार्टर टी बाई फोर, बाय फॉर मीन टू एक्स नॉट बाई टू, टी बाई 12, टी बाई 6, टी बाई 8 वाले कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सब के सब यहां पर अप्लाई होते हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए वो बात यह है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई एल ओवर जी। ठीक है, जिसमें ये जो टी है ये आपका टाइम पीरियड है, ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये एल जो है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर बॉब के मिडल तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास इसकी लेंथ है। अब इस इक्वेशन को जरा आगे लेके चलते हैं और इसके सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर इक्वेशन लिख लेता हूं कि टाइम पीरियड जो है वो आपके पास इक्वल है 2 पाई एल ओवर जी के। सबसे पहला हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ। मैं लिखता हूं जी कि मैं टाइम पीरियड को मैं लेंथ को 2 टाइम्स करता हूं तो टाइम पीरियड पे कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व हम करें तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो इक्वल है 2 पाई एल ओवर जी के। तो मैं अगर न्यू लेंथ की बात करूं तो वो पुरानी लेंथ के 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 पाई 2l बाई जी। ये सारा आपके पास ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो यानी कि टाइम और लेंथ के बीच में अंडर रूट एल के रिलेशन है। यानी कि अगर मैं
लेंथ को 2 टाइम्स करूंगा तो टाइम मेरे पास 1.4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रिलेशन को देखने के लिए मैं कह देता हूं कि अ पेंडुलम इज टेकन टू मून, ठीक है, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मून के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो 1/6 टाइम्स होती है देन दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब हमने टाइम पीरियड पे अफेक्ट फाइंड करना है। अफेक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन लिख लेते हैं t इज इक्वल टू 2πL/g। अब g है हमारे पास 1/6, तो इसको मैं कर दूंगा g/6। ये 6 ऊपर चला जाएगा और नया टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा √6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड, यानी कि g के कम होने से टाइम पीरियड क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो सिंपली अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि L के कम होने से टाइम पीरियड कम होता है, G के कम होने से टाइम पीरियड ज्यादा होता है। टाइम पीरियड और लेंथ का अंडर रूट का डायरेक्ट रिलेशन है और टाइम पीरियड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अंडर रूट का इनवर्स रिलेशन है। अब मजीद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, पेंडुलम के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक ट्रिकी क्वेश्चन है, वो है आप लोगों के पास सेकंड्स पेंडुलम से रिलेटेड। तो यहां पे मैं सेकंड्स पेंडुलम लिख देता हूं। सबसे पहले ये चीज के सेकंड्स पेंडुलम होता क्या है, तो अ पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स इज कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम। यानी कि सेकंड्स पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन कितनी देर में कवर करता है, 2 सेकंड्स में कवर करता है। सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो हमसे पूछी जाती है कि लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम फाइंड कर ले। तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम के लिए हम क्या कर लेंगे कि हम टाइम पीरियड को इक्वेशन लिख लेंगे 2πL/g। यहां पर टाइम पीरियड हमें पता है कितना है, 2 है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब मैं ये दोनों चीजें इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.95 मीटर या अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, ठीक है। तो सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है। अब यह सवाल आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर पेंडुलम इज, तो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है, उल्टा करके पूछ लिया गया आप लोगों से। अब सेकंड सवाल आप लोगों से सेकंड्स पेंडुलम के बारे में यह पूछा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन मून, ठीक है। तो इसका सवाल, इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स 2 सेकंड्स। आप लोगों ने सॉल्व कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को डायरेक्ट इसका जवाब आना चाहिए 2 सेकंड्स। सेकंड्स पेंडुलम का हर जगह पे टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड ही होगा, ठीक है। अगर वो अर्थ पे है तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड। अगर मैं कहता हूं सेकंड्स पेंडुलम एक मून पर है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। अगर मैं पूछता हूं सेकंड्स पेंडुलम आपका कहीं और है तो कितना टाइम पीरियड है, 2 ही सेकंड्स है। अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन मून, ठीक है। तो अब ये आप लोगों ने देखना है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स के मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो होती है अर्थ की 6। अगर मुझे टाइम पीरियड सेम रखना है तो मुझे उसकी लेंथ भी क्या करनी पड़ेगी, L/6 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अर्थ पे अगर उसकी लेंथ जो थी वो थी 1 मीटर, तो मून पे जब मैं उसे लेके जाऊंगा तो मुझे उसकी लेंथ करनी पड़ेगी 1/6 या 0.16 मीटर,
ठीक है, तो ये 3 सवाल आप लोग जरा देख लें। सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ तो कितनी है, 1 मीटर है। दूसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन मून, तो आंसर कितना है, 2 सेकंड्स है। फिर लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन मून 0.16 है। और फाइनली स्टूडेंट्स एक सवाल और है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, और वो सवाल है कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम व्हेन इट इज टेकन टू मून। ठीक है, अब इस तरह, अब इसमें आप लोगों से पूछा क्या गया ये आप लोग समझे। मैं कहता हूं जी कि ये अर्थ है, अर्थ पे एक पेंडुलम है मेरे पास जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। अब इसी सेम पेंडुलम को उठा के मैं ले गया हूं मून पे, तो मैंने इसकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं की, इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g/6 हो गई है। अब हमें यह पता है कि टाइम पीरियड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो न्यू टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा √6 टाइम्स ऑफ ओल्ड टाइम पीरियड। तो √6 टाइम्स ऑफ 2 होता है मेरे पास 3.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि आप लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि ऑन मून वाला सवाल पूछा गया है या टेकन टू मून वाला सवाल पूछा गया है, क्योंकि इन दोनों के आंसर डिफरेंट होते हैं। अगर ऑन मून वाला सवाल किया गया है तो आपका आंसर 2 सेकेंड्स होगा, जबकि अगर टेकन टू मून वाला सवाल किया गया है तो आपका आंसर जो है वो 3.4 सेकेंड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं। मैं कहता हूं थोड़े से सवाल और देखते हैं। सवाल है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। सेकंड ये है कि स्टील बॉल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पेपर बॉल, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। फाइनली मैस या मैं डेंसिटी चेंज करता हूं ऑफ बॉब, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। और इन तीनों का आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एम्पलीट्यूड, उसकी इक्वेशन में कहीं पे एम्पलीट्यूड नहीं आता। टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, उसकी इक्वेशन में कहीं पे मटेरियल नहीं आता। और सिमिलरली टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ मास एंड डेंसिटी, उसकी इक्वेशन में कहीं पे मास या डेंसिटी नहीं आती। तो आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के सवाल हैं तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को सिंपल पेंडुलम समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं अपने मास स्प्रिंग सिस्टम की तरफ।